हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉल्यूशन वाले टॉपिक के लास्ट सेगमेंट को देखेंगे और जो भी इनमें सवाल आए उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो पॉल्यूशन टॉपिक अभी चल रहा है इन्वायरमेंट का, उसमें आज ये लास्ट है आपका मिसलैनियस। बेसिकली ये विविध वाला जो टॉपिक है, इसमें कई तरीके के बड़े बेहतरीन सवाल दे रखे होंगे, तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर रखी है इनके पहले वाले लेक्चरों में। तो आज हम लोग देखते हैं जो भी उसमें कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी पॉइंट आएगा उसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल तरीके से ही समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ये मतलब टॉपिक जो है ये भगाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। जो भी इसमें सवाल आए हुए हैं उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग आज के लेक्चर का पहले सवाल को देखते हैं। ये कह रहा है स्टूडेंट कि द गैस विच लीक्ड फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल वाज, यानी कहने का मतलब ये है कि सवाल पूछ रहा है कि भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी जिसमें एक गैस लीक हुई थी। ओके, तो बेसिकली इसको हम लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, इस नाम से इस घटना को हम लोग जानते हैं, रिमेंबर करते हैं। ये घटना हुई कब थी? सबसे पहले ये पॉइंट आप लोग देख लीजिए। ये घटना हुई थी 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर के मॉर्निंग के बीच में। ईयर की बात करें तो ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1984। ओके, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो भोपाल में। और भोपाल के एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था, उसी में से एक गैस लीक हुई थी। उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। यानी कहने का मतलब है कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है यही लीक हुआ था। ओके, कब हुआ था? 2 दिसंबर या 2 से 3 दिसंबर 1984, दोनों ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब है कि ये 2 दिसंबर की रात को हुआ था। ओके, तो कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 2 से 3 दिसंबर भी लिखा हुआ मिल सकता है। ईयर जरूर याद रखिएगा, 1984 कई बार पूछ रखा है। और किस वजह से ये मतलब ट्रेजेडी या घटना हुई थी? तो बेसिकली ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, यानी इसी को शॉर्टकट में MIC बोलते हैं। ओके, तो इसी गैस के रिलीज की वजह इसी गैस के रिलीज की वजह से वहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग, अगर बात किया जाए डेथ की, तो लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई थी उस दौरान कुछ ही दिनों में। और इसके अलावा इससे कई गुना वहाँ के लोग मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी ऑर्डर उनको हो गया था। बेसिकली कई तरीके की विकलांगता उनको हो गई थी। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ये कब हुआ था? तो ये 2 से 3 दिसंबर 1984 को। किसकी वजह से? सिर्फ मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका शॉर्टकट है MIC। ओके, कहीं कहीं अगर मान लीजिए इन केस कभी मिथाइल आइसोसाइनेट ना देके MIC दे दे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन आर करेक्ट। ओके, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से संबंधित जो भी स्टेटमेंट इसने दे रखा है उसमें कौन सा करेक्ट है? ओके, तो एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला कह रहा है कि पहले ये समझ लीजिए रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता क्या पहले, फिर हम लोग सवाल पे चलते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन यानी ऐसा प्रदूषण या ऐसा पॉल्यूशन जो कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो रिलीज करते हैं, वो बेसिकली रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। एग्जांपल के तौर पे कई जो मिनरल हैं वो क्या होता है कि रेज को एमिट करते हैं। अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा, ये सब रेज को एमिट करते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर उसके कांटेक्ट में इंसान आ गया, कोई एनिमल आ गया या प्लांट पौधे आ जाते हैं तो उनको कई तरीके की बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो ये काफ़ी खतरनाक होता है। तो बेसिकली अब हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट कॉजेज अ हेरिडिटरी चेंज इन एनिमल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के संपर्क में कोई एनिमल आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ह्यूमन को ले लिया जाए, तो उनके जो जेनेटिकल चीज़ होती है ना, उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, उनकी हेरिडिटरी चेंजेस देखने को मिलती है, उनके जीन में कोई आप कह लीजिए म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो बेसिकली जो ये स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जब होगा या रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से अगर कोई उसके संपर्क में आ गया तो उसको हेरिडिटरी चेंजेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है इट कॉजेज डिसबैलेंस अमॉन्ग डिफरेंट मिनरल्स इन द सॉयल।
यानी जो मिट्टी है, मिट्टी में अलग अलग तरीके के जो मिनरल पाए जाते हैं, इसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ऐसा कोई मतलब अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। ओके, यानी कहने का मतलब इट डजंट कॉज डिसबैलेंस अमॉन्ग डिफरेंट मिनरल इन दी सॉइल। ओके, और स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, इट हिंडर्स ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट पैदा करता है। तो बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन बॉडी में कई तरीके की डिजीज़ को कॉज कर सकता है, तो ऑब्वियस बात है उसी में से ब्लड सर्कुलेशन को ये रोकने का भी काम कर सकता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। चौथा कह रहा है इट कॉजेज कार्सिनोजेनिक्स। ओके, ये बेसिकली एक कार्सिनोजेनेसिस है। ओके, क्या इसका मतलब होता है कि कैंसर कॉज करने के लिए, यानी इससे कैंसर भी होने की संभावना होती है, तो होती है। यानी कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 जिसमें होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। तो यहाँ पे 2 है, ये चला जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 है, ये भी चला जाएगा, यहाँ 1 4 है, यहाँ पे 3 है। ओके, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोहेन डीडीटी इज अ, ये बेसिकली एक तरीके का हर्बिसाइड्स है, कहीं कहीं इसको पेस्टिसाइड के रूप में भी यूज किया जाता है। तो जो डीडीटी का यही फुल फॉर्म है, बेसिकली डीडीटी हमेशा देता है, जनरली ये डीडीटी के नाम से पूछ लेता है, इसी का ये फुल फॉर्म दे रखा है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, तो ये होता क्या है, तो बेसिकली ये एक तरीके का पॉल्यूटेंट है, यह एक तरीके का पॉल्यूटेंट है, और यह एक केमिकल से बना है, यानी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। कहने का मतलब है कि ऐसा पॉल्यूशन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता, तो ऐसे जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। यानी ये जल्दी से आसानी से ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, ये अगर एक बार हमारे इन्वायरमेंट में एंटर कर गई तो ये काफ़ी लंबे समय तक बनी रहेगी। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम प्लास्टिक को बोलें या जो हम लोग पॉलीथीन यूज करते हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल है नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा भी दिया जाए तो वो इतनी आसानी से डिकम्पोज होने वाली चीज़ नहीं है। ओके, तो बेसिकली जो डाईक्लोरो ये डीडीटी है आपका, ये एक तरीके का नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और क्या है, एक तरीके का पॉल्यूटेंट है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर फार्मर्स इसका यूज करते हैं क्रॉप के दौरान। ओके, तो ये एक तरीके का नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर और नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे डीडीटी तो है ही, इसके अलावा अगर मरकरी की बात करें तो ये भी हो जाएगा, मरकरी के अलावा अगर हम लेड की बात करें तो लेड भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, आर्सेनिक की अगर बात करें तो ये भी इसी की कैटेगरी में आ जाएगा। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा हम लोग पेस्टिसाइड्स की अगर बात करें तो वो भी इसी की कैटेगरी में आएंगे, पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा अगर हम लोग प्लास्टिक की बात करें या प्लास्टिक मेटल्स की बात करें, ये भी आप इसी कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये लोग आसानी से डिकम्पोज होने वाली चीज़ें नहीं है। ओके, अगर वहीं पे बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब्सटेंस को डिकम्पोज करने की उनके पास क्षमता होती है। यानी कहने का मतलब बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की अगर हम लोग बात करें तो यह इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गार्बेज दैट अदर लिविंग स्पीसीज कैन डिकम्पोज, यानी वो उनको डिकम्पोज करने की क्षमता रखते हैं। और ये ज़्यादातर जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं इट इज़ मेनली कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। ओके, यानी ये बायोलॉजिकली ओरिजिन इनकी होती है, बायोलॉजिकली जनरेटेड होते हैं, इस वजह से आसानी से ये डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, तो अगर उनमें देखा जाए कि बायोडिग्रेडेबल के कुछ एग्जांपल की बात किया जाए तो जैसे आपका फीकल मैटर हो गया, फीकल मैटर। इसके अलावा यूरिन की बात किया जाए तो यूरिन भी एक इसी कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा जो भी डोमेस्टिक हम लोग वेस्ट यूज करते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, वो भी आपका इसी कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, तो ये आपके कुछ हो गए बायोडिग्रेडेबल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये एग्जांपल हो गए आपके बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के। ओके, और ऊपर वाला हो गया आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये हो गया आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान से सॉल्व करने की, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप इसको अलग से कहीं एक जगह नोट्स पे लिख लीजिएगा, क्योंकि यूपीपीसीएस जो है कमीशन वो ज़्यादातर ऐसे एग्जाम्पल या ऐसे सवाल पूछ लेता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर्स,
यानी बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि वो जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, इनमें से कौन सा नहीं है। फीकल मैटर होता है तो बिल्कुल होता है, यूरिन होता है बिल्कुल होता है, डोमेस्टिक वेस्ट होता है। तो पेस्टिसाइड क्या है, एक तरीके का ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ओके, तो बेसिकली यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा क्या है, नॉट। ओके, और पूछा है बायोडिग्रेडेबल से संबंधित, लेकिन उसमें नॉट लगा दिया है, तो ये एक हिसाब से नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर की बात कर रहा है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पेस्टिसाइड। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि पॉलीथीन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड ऑफ। जो पॉलीथीन बैग हम लोग यूज करते हैं, जिस पे सरकार कई बार मतलब अलग अलग तरीके के आप स्कीम निकालती है बैन करने के लिए, उसका रीजन भी है ना क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा पॉल्यूट कर देता है। उसकी डिकम्पोज होने की जो क्षमता होती है कई सौ साल तक होती है। तो बेसिकली अगर एक बार वो एंट्री कर गया हमारे इस इन्वायरमेंट में, तो वो कई तरीके के पॉल्यूशन को क्रिएट करने के लिए मतलब हेल्प करता है। ओके, तो पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड ऑफ, यानी पॉलीथीन जो होता है, तो यहाँ पे नाम देखिए स्टूडेंट, पहला नाम रखा है ये पॉली प्लस इथीन। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि पॉली मीन्स होता है कई, एक से दो से ज़्यादा। ओके, तो पॉली मीन्स कई हो गया, इथेन एक तरीके का क्या है, ये मोनोमर है। इस मोनोमर का नाम क्या है, मोनोमर। मोनोमर का मतलब होता है सिंगल कोई यूनिट, यानी ये सिंगल यूनिट की बात कर रहा है, सिंगल यूनिट। मोनोमर की जगह पॉलीमर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका, मल्टीपल यूनिट हो जाता है। ये सिंगल यूनिट की बात कर रहा है। तो ओके, तो पॉलीथीन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जो पॉलीथीन बनता है वो कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से बनता है। किसके, कार्बन एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से बनता है। ओके, इसके अलावा बात किया जाए तो ये इथाइलिन का जो है पॉलीमर है, यानी इट इज़ अ, बेसिकली आप ये कह लीजिए कि इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का जो फार्मूला है C2H4 है। बेसिकली इथाइलिन एक यूनिट है, इसी को कई यूनिट में अगर चेन बना दिया जाए तो बेसिकली वो पॉलीमर हो जाएगा। तो इसी का जो इथाइलिन से ही बनता है क्या, पॉलीथीन। ओके, और ये एक तरीके का नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मैंने कई बार इसको बता दिया आपको कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। तो पॉलीथीन बैग क्यों नहीं डिस्ट्रॉय होता आसानी से, क्योंकि ये पॉलीमर होता है किसका, इथाइलिन का। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, किसका पॉलीमर होता है, तो इथाइलिन का होता है। ओके, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स मैक्सिमम टाइम टू डीके। डीके का मतलब होता है क्षरण। क्षरण का मतलब होता है कोई चीज़ अगर है उसको कहीं रख दीजिए, वो धीरे 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 खत्म होने लगती है। इसके कहने का मतलब ये होता है। ओके, तो ये सवाल क्या कह रहा है कि वो कौन सी चीज़ है इन चारों ऑप्शन में जो कि सबसे लंबे समय तक चलेगी, यानी उसको जो डीके होगा, उसका जो क्षरण होगा, काफ़ी उसको क्षरण में काफ़ी समय लग जाएगा। तो सिगरेट बट की अगर बात किया जाए, लेदर शूज़ की बात किया जाए, फोटो फिल्म की बात किया जाए, या प्लास्टिक बैग की बात किया जाए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्लास्टिक बैग। क्योंकि प्लास्टिक एक तरीके का क्या है, पॉलीमर है, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये लंबे समय तक चलने के लिए कैपेबल है। सिगरेट बड को अगर हम लोग कहीं मिट्टी में लगा देते, काफ़ी समय तक नहीं चलता, आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, लेदर शू की बात करें तो ये भी बायोडिग्रेडेबल होता है, और फोटो फिल्म की बात करें तो ये भी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक बैग। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा करंट से संबंधित है, और बेसिकली ये कई बार आ रखा है एग्जाम में। तो यूरो एमिशन नॉर्म्स आर एमिशन स्टैंडर्ड दैट स्टैंडर्ड्स एंड दीज रिप्रेजेंट अ पैकेज सेटिंग लिमिट्स फॉर एमिशन फॉर अ व्हीकल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज कवर्ड अंडर दिस। यानी यूरो एमिशन नॉर्म्स जो है उसके अंतर्गत पूछ रहा है कि कौन कौन सी गैसें कवर की जाती हैं। तो बेसिकली जो यूरो एमिशन नॉर्म्स है, ये बेसिकली यूरोपियन कंट्रियों द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ये। और इसमें क्या होता था कि जो भी हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं मोटर व्हीकल में, उनकी एक कंडीशन होती है, यानी वो हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम पॉल्यूट करें। इसीलिए ये नॉर्म को लेके आया गया था, इसको लेके आया गया था यूरोपियन कंट्रीज़ द्वारा, इसलिए इसका नाम यूरो रखा दिया है। ओके, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यूरो 1 जो था, यूरो 1 फेज, ये 1992 में यूरोपियन कंट्रीज द्वारा लाया गया था। यूरोपियन कंट्रीज, ये यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनके द्वारा यूरो 1 जो
आप कह लीजिए एक स्टेज है, वो 1992 में लाया गया था। अगर भारत की बात किया जाए तो इसकी भारत में इसकी रिकमेंडेशन के लिए किया गया था, एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था माशेलकर कमेटी। माशेलकर कमेटी, ये कमेटी आप ध्यान में रखिएगा, अगर आपको याद रह जाए तो बड़ी अच्छी बात है। माशेलकर कमेटी ये था किसके लिए, तो बेसिकली ये नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के लिए बनाई गई थी। ऑटो फ्यूल पॉलिसी, माशेलकर कमेटी जो है ये नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के लिए बनाई गई थी, और इन्होंने ही इस कमेटी ने ही सजेस्ट किया था कि जो यूरो स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल पॉल्यूशन है वो भारत में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो यूरो स्टैंडर्ड को लाया गया था उसको भारत में इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले इसी कमेटी ने रेकमेंड किया था या सजेस्ट किया था। ओके, और यही रीज़न है कि भारत में अगर देखा जाए, जस्ट मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, भारत में अगर देखा जाए तो भारत में बी एस फोर की बात करें तो ये एंट्री कर गई थी कब, 1 अप्रैल 2017 को। और बी एस सिक्स की अगर बात करें तो ये भारत में कब प्रभावी हुआ था, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2020 को। ओके, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, सिंपली मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। और ये आज के समय में अगर देखा जाए तो इसमें जो ये तीनों गैस दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड लेड, ये तीनों गैसें इसके अंतर्गत कवर हो जाती हैं। ओके, यानी कहने का मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस एबव। जो यूरो एमिशन नॉर्म्स है इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये तीनों गैस दे रखा है सभी कवर हो जाएंगे। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, टू मीट यूरो 2 एमिशन स्टैंडर्ड व्हाट शुड बी द सल्फर कंटेंट इन अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। यानी कहने का मतलब इसके ये है कि जो यूरो 2 एमिशन स्टैंडर्ड बनाया गया है उसके मीट के लिए, यानी उसको हासिल करने के लिए किसी भी अल्ट्रा लो सल्फर डीजल में कितना % सल्फर का कंटेंट होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा फैक्चुअल नेचर का सवाल है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.05% से या उससे कम। ओके, यानी कहने का मतलब 0.5% या इससे कम, इतना सल्फर का कंटेंट होना चाहिए। यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये सल्फर के कंटेंट की बात कर रहा है। ओके, तो ये होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द मोस्ट टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। तो मोस्ट टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट इन ऑटोमोबाइल, अगर ऑटोमोबाइल की हम लोग बात करें तो ऑटोमोबाइल से जो निकलने वाले यानी गाड़ियों से जो निकलने वाले धुएं होते हैं या एग्जॉस्ट होता है, बेसिकली कहने का मतलब ये है उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक सब्सटेंस या मेटल कौन सा होता है, कॉपर होता है या कैडमियम होता है, लेड होता है, मरकरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेड। लेड इसलिए होता है क्योंकि लेड को अगर देखा जाए, पीबी इसका सिंबल है, तो इसको एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है मोटर व्हीकल में। एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। ओके, और लेड जो रिलीज होता है एयर में तो ये उस एग्जॉस्ट के साथ ये काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे ब्रेन पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे काफ़ी इफेक्ट पहुंचाता है। ओके, ये काफ़ी हानिकारक होता है। तो यही रीज़न है कि लेड जो अगर देखा जाए तो जो भी ऑटोमोबाइल की एग्जॉस्ट से जो भी पॉल्यूटेंट निकलते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर देखा जाए तो आपका लेड ही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। तो मरकरी की बात करें तो ये पिछले लेक्चरों में मैंने करा रखा है आपको। मरकरी के द्वारा होने वाला जो रोग होता है उसे मिनीमाटा डिजीज कहा जाता है। ये जापान में पहली बार नोटिस किया गया था, मैंने इसकी थियरी या इसकी हिस्ट्री को बता रखा है ऑलरेडी। ओके, तो मरकरी ये मिनीमाटा डिजीज होता है तो बिल्कुल सही है। कैडमियम से इटाई डिजीज होता है तो ये बिल्कुल सही है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो ये भी बिल्कुल सही है। मैं तीनों के बारे में डिटेल ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पिछले वाले लेक्चर में आप देखेंगे जाके ना, तो वो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये साइंस वाला जब मैंने सीरीज स्टार्ट किया था तो ये साइंस की जो मिसलेनियस टॉपिक था ना, वहाँ भी मैंने इसको कवर किया है और काफ़ी डिटेल में किया है। तो मरकरी मिनीमाटा डिजीज होता है, बिल्कुल सही बात है। कैडमियम से इटाई डिजीज होता है, बिल्कुल सही है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। लेकिन जो फ्लोराइड आयन है इससे इंडाइजेशन नहीं होता। फ्लोराइड आने से इससे होता है क्रोनिक फ्लोरोसिस।
ओके, तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्लोराइड आयन से क्रोनिक फ्लोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। और बेसिकली क्रोनिक फ्लोरोसिस की बात किया जाए तो ये बड़े ही वाइड स्प्रेड डिजीज़ होती है, और जब इंसान अपने भोजन या पानी के माध्यम से जब हाई कंसंट्रेशन के फ्लोराइड वाले चीज़ों का सेवन करता है तब ये बीमारी होने के चांसेस होते हैं। और इसके अगर फ्लोराइड का आप कोई भी इंसान लंबे समय तक अगर सेवन कर रहा है या उसको कंज्यूम कर रहा है तो उसके हड्डियों में, उसके दांतों में या उसके अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनमें काफ़ी इफेक्ट करने की कोशिश करता है। यानी कहने का मतलब जो उसकी आप एनाटॉमी है, उसकी फिजियोलॉजी है, उनमें ये चेंज करने की भी काबिलियत रखता है। ओके, तो फ्लोराइड आयन से क्या होता है? क्रोनिक फ्लोरोसिस, ना कि इंडाइजेशन। अगले सवाल पे चलते हैं। ये यहाँ पे दो लिस्ट दे रखा है और एक तरफ दे रखा है एयर पॉल्यूटेंट, दूसरी तरफ दे रखा है कौन सा पार्ट उससे इफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है। ओके, तो एयर पॉल्यूटेंट कौन सा पार्ट किस मतलब ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एयर पॉल्यूटेंट में अगर देखा जाए तो एक साइड दे रखा है एस्बेस्टस डस्ट, फिर मरकरी, और फिर दे रखा है आपका लेड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमको यहाँ पे सबसे इजी लग रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसको कवर कर रखा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? तो ये मोटर व्हीकल जो होते हैं उससे रिलीट होता मतलब एमिट होता है, और ये ह्यूमन बॉडी के ब्लड में सर्कुलेशन के दौरान ये काफ़ी अब टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ह्यूमन ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता होती है उसको ये रिप्लेस करके अपने आप आके खुद बैठ जाता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड थोड़ा विषैला हो जाता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो ये ब्लड स्ट्रीम को इफेक्ट करता है। ओके, यानी कहने का मतलब है कि अगर डी को डी से लगाएं तो ये है और ये है। सी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो पाया अभी तक। ओके, इसके अलावा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ब्लड स्ट्रीम के अलावा ये लीवर और किडनी को भी डैमेज करने का काम करता है। किसको? डैमेज टू लिवर एंड किडनी, लिवर एंड किडनी। ओके, तो अब हम लोग मरकरी की अगर बात करें तो मरकरी जो है, मरकरी हमारे पेट को, यानी हमारे पेट को ये इफेक्ट पहुंचाता है। तो अगर हम सी को 2 से मैच कराएं तो हमारा आंसर आप जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, मरकरी के अलावा अगर हम लोग लेड की बात करें तो जो ये हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। बेसिकली यहाँ पे ब्रेन दे रखा है, चाहे नर्वस सिस्टम हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे CNS लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, आपका लेड वहीं पे इफेक्ट करेगा। ओके, तो सी अब बी का 1 हो जाएगा। और एस्बेस्टस डस्ट की बात कर रहा है, यानी धूल की बात कर रहा है, तो ये हमारे लंग्स में जाएगा, हमारे फेफड़ों को इफेक्ट करेगा। ओके, क्योंकि जो भी धूल है वो हमारे सांस के थ्रू हमारे बॉडी में जाएगा, तो बॉडी में जाएगा कहाँ? तो ये हमारे लंग्स में जाएगा, जो कि फेफड़ा है, फेफड़े में ही जाके ये इन्फेक्ट करेगा। तो एस्बेस्टस की वजह से लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल फिर लिस्ट की बात कर रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे पॉल्यूटेंट दे रखा है, उसके क्या इफेक्ट होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे लीवर और किडनी को भी डैमेज करने का काम करता है। तो एक का अगर एक से मैं मैच करा दूं तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको कैंसर करने के लिए एलिजिबल होता है। ओके, सॉइल पार्टिकल की बात करें तो सॉइल पार्टिकल क्या होगा कि जो पार्टिकल ही है तो ये हमारे सांसों में जाने के इसकी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेसिकली ये एलिमेंट रिलेटेड टू ब्रीदिंग, यानी सांस संबंधी जो बीमारियां होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो जैसे अस्थमा हो गया, अस्थमा के अलावा ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस, इसके अलावा निमोनिया हो गया, इसके अलावा अगर देखा जाए तो लंग जो इन्फेक्शन होते हैं वो हो गए लंग इन्फेक्शन। ये सब चीज़ देखने को मिलती है किसके दौरान? ये ब्रीदिंग के दौरान। ये किससे होता है? सॉइल पार्टिकल की वजह से हो सकता है। लेड की अगर बात करें तो पिछले वाले सवाल में मैंने आपको बताया कि ये ब्रेन के साथ साथ नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। तो नर्वस सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये ब्रेन की बात कर लीजिए तो ब्रेन भी इसी में आ जाएगा। इसके अलावा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका पूरा नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको भी अफेक्ट करने का काम करता है। तो लेड बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ओके, तो डी का 4 मैच करा दीजिए, ऑटोमेटिक ये आंसर आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द साइज ऑफ रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी इसको शॉर्टकट में RSPM बोलते हैं। RSPM फुल फॉर्म है रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ओके,
तो कह रहा है कि जो एयर में ये आर यस पी एम है, इसकी साइज कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये लगभग अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये लगभग 5 माइक्रोन मीटर से कम होना चाहिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 5 माइक्रोन से इसकी जो साइज होनी चाहिए एयर में वो कम होनी चाहिए। ओके, ये थोड़ा फैक्चुअल नेचर का सवाल है, इसको कहीं आप नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि व्हाट वाज विच वाज द सीजनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंस कोल्ड इन नॉर्दर्न इंडिया इन जनवरी 2012। ये काफ़ी पुराना सवाल है और ये करंट से संबंधित सवाल है। उस समय जो सवाल आया था वो ये पूछना चाह रहा था कि जो नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तरी भारत जो है, वो जनवरी 2012 में इन चारों ऑप्शन में से किसकी वजह से काफ़ी ठंड के प्रकोप में आ गया था। ओके, तो अगर डिफॉरेस्टेशन, हम लोग ऑप्शन की बात करें, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का कटाव, तो पेड़ों का कटाव इतना भयंकर तो नहीं होता होगा कि जिस वजह से पूरी नॉर्दर्न इंडिया में ठंड आ जाए। ओके, तो ठंड आने के लिए पेड़ों को लगाना जरूरी है, क्योंकि तभी तो प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंट हमारा क्लीन होता रहेगा। ओके, तब ठंड महसूस कर पाओगे आप। तो डिफॉरेस्टेशन तो नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की अगर बात करें तो पॉल्यूशन भी इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल चीज़ तो नहीं है कि मतलब उसकी वजह से पूरे नदर्न भारत में ही इंटेंस कोल्ड आ जाए, तो ये भी नहीं होगा। ला नीना एंड एल नीनो, ये दोनों ज्योग्राफी से संबंधित कॉन्सेप्ट हैं और यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। तो बेसिकली इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में हम लोग डिटेल में ज्योग्राफी वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा तब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ला नीना की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो ला नीना बेसिकली एक तरीके का क्लाइमेट पैटर्न है और ये काम क्या करता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि जो पैसिफिक ओशियन है ना, उसके सेंट्रल और ईस्टर्न वाले जो हिस्से के पानी होते हैं उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा कर देता है। यानी इसमें क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा कर देता है बेसिकली उस पानी को। कहाँ पे करता है, तो पैसिफिक ओशियन के सेंट्रल वाले पानी को और ईस्टर्न साइड वाले पानी को। ओके, और अगर ये एल नीनो की बात करें तो यही चीज़ ये इसको गर्म कर देता है। किसको, पैसिफिक ओशियन के सेंट्रल एंड ईस्टर्न वाले पार्ट को ये गर्म कर देता है, उसके पानी को गर्म कर देता है बेसिकली। ये दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस इन द सेंस ये है कि दोनों जस्ट अपोजिट हैं। ला नीना और एल नीनो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो ला नीना में क्या होता है कि कोई भी चीज़ ठंडी होती है, इसके अगर इफेक्ट की बात किया जाए तो जो इक्वेटर के आसपास की जो पानी होती हैं ओशन वाटर, वो ठंडी हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड काफ़ी तेज़ हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि जो ला नीना की वजह से क्या इफेक्ट होता है, तो बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया वाला या साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। इसके अलावा चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो जो साउथ अमेरिका है और सदर्न यूएस है, वहाँ पे जो सूखा वाली कंडीशन आ जाती है, तो ये ला नीना की वजह से ही आता है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑफन कोल्डर विंटर्स इन नदर्न रीजन, यानी अपने उत्तरी भारत में देखा जाए तो ये ठंडी के लिए आप कह लीजिए रिस्पॉन्सिबल है। और सवाल क्या पूछा है कि उत्तरी भारत में ठंडी किस वजह से आई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ला नीना। और अगर एल नीनो की बात किया जाए तो जस्ट इसी के अपोजिट है। मैंने आपको बताया कि ला नीना में क्या होता था कि पैसिफिक ओशियन का जो सेंट्रल वाला पानी है और ईस्टर्न वाला पानी है उसको नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडा कर देता था। लेकिन एल नीनो की अगर हम लोग बात करें तो वही चीज़ है, पैसिफिक ओशियन के सेंट्रल और ईस्टर्न वाले पानी को ये नॉर्मल टेम्परेचर से गर्म कर देता है। तो इसका प्रभाव क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि जो ओशन वाटर है, ओशन वाटर जो महासागरीय पानी है वो गर्म हो जाते हैं। जो ट्रेड विंड है वो कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि उसमें पिछले वाले में यानी ला नीना में देखे थे कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। यहाँ पे जो साउथ अमेरिका वाला हिस्सा है वहाँ पे बहुत अत्यधिक बारिश होती है और बाढ़ भी आने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया वाला जो वहाँ पे बारिश हो रही थी, यहाँ पे सूखा पड़ेगा, क्योंकि जस्ट उल्टा है एक दूसरे के। और ये अफेक्ट पूरे विश्व के मौसम पर ये प्रभाव डालता है। कौन, एल नीना। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर सी। बस सिंपली इतना समझिए कि जो ला नीना है वो ठंडा कर देता है और एल नीनो जो है वो गर्म कर देता है। बस इतना आप डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ समझिए। बाकी हम लोग ज्योग्राफी वाला जब सवाल करेंगे तो वहाँ पे इसको बहुतायत थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एडल्टरेंट ऑफ मस्टर्ड सीड। ये सवाल पिछले साइंस वाले लेक्चर में हम लोगों ने करा रखा है। ओके,
तो ये मस्टर्ड सीड में जो एडल्ट्रेंट होते हैं इनमें से किसका यूज किया जाता है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अर्जमून सीड का, यानी इसी का नाम है अर्जमून मैक्सिकाना, और ये बहुत ज़्यादा मैक्सिकन जो कंट्री है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और ये जनरली अगर देखा जाए तो जो मस्टर्ड सीड होते हैं ना, उसी तरीके की इसके सीड होते हैं, उसमें मिक्स कर दिया जाता है। तो यही रीज़न है कि उसको एडल्ट्रेंट, मस्टर्ड सीड के एडल्ट्रेंट में इसका यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और नाम क्या है इसका कि आर्जमून सीड, इसी को बोलते हैं आर्जमून मैक्सिकाना। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि इंसाइनरेटर्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इंसिनरेटर या इंसाइनरेटर, यह एक, इसका अगर हिंदी की बात करें इंसाइनरेटर का, तो इसका नाम है भस्मीकरण। भस्मीकरण यानी किसी चीज़ को भस्म कर देने की क्षमता रखता हो, उसी को बोलते हैं भस्मीकरण यानी इंसाइनरेटर। ओके, तो अब इस नाम से थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर इंसाइनरेटर या भस्मीकरण का यूज कहाँ किया जा सकता है कि बर्निंग वेस्ट, पुटिंग वेस्ट इनटू देम, फॉर कटिंग ग्रीन ट्रीज या फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर। तो अगर भस्मीकरण करना है तो किसी चीज़ को, उसके वेस्ट को उसमें डालना तो नहीं होगा बेसिकली इसका, यानी इसके मतलब है कि उसको जला देना है। तो भस्मीकरण का मतलब है कि बर्निंग वेस्टेज। तो यह एक तरीके का वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि इंसिनरेटर क्या है, एक तरीके का वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ओके, और जिसमें क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी वेस्ट पदार्थ होते हैं वो उनके अंदर जो ऑर्गेनिक आप सब्सटेंस पाए जाते हैं उनका दहन यानी उनका कंबंशन हो जाता है। तो बेसिकली उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन। और ये जिसके द्वारा किया जाता है उसका नाम क्या है, इंसिनरेटर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कुछ फेनामेना दे रखा है और किस कंपाउंड से संबंधित है उसके बारे में मैच कराने की बात कर रहा है। ओके, दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। एक तरफ आपको फेनामेना की बात कर रहा है, दूसरी तरफ आपके कंपोनेंट की बात कर रहा है। एसिड रेन की बात कर रहा है तो एसिड रेन हम लोगों ने पढ़ रखा है, फोटोकेमिकल स्मॉग भी पढ़ रखा है, कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन पढ़ रखा है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर पढ़ रखा है। हम लोगों ने चारों पढ़ रखा है। अब हम लोग एक एक ऑप्शन को मैच कराने की कोशिश करते हैं। एसिड रेन की अगर हम लोग बात करें तो एसिड रेन पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसके द्वारा ये होता है। जब ये रिएक्शन इन्वायरमेंट से करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में चेंज हो जाता है प्लस नाइट्रिक एसिड के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है, HNO3। ओके, ये काफ़ी जहरीला होता है, काफ़ी विषैला होता है। और ये एसिड रेन बनता कैसे है, तो जब भी हम लोग मोटर व्हीकल या जो इंडस्ट्री के द्वारा धुआं निकलता है उनकी जो उसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब जो गैसेज होती हैं मिक्स होती हैं, ये जब ऊपर की तरफ चली जाती हैं तो ये जब बारिश होने वाली होती है तो उस बारिश की बूंदों से ये चिपक जाती हैं और ये वापस ज़मीन पे आती हैं बारिश एज अ बारिश के फॉर्म में। तो इससे क्या होता है कि जो भी पहली अगर सीजन की बारिश होती है तो जनरली आप उसे एसिड रेन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आप कह लीजिए एसिड हैं वो घुली रहती हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में, तो वो बारिश के दौरान चली आती हैं। इसकी एक खासियत है कि एसिड रेन का pH वैल्यू है जो वो लेस देन 5.6 होना चाहिए। यानी अगर pH स्केल पे देखा जाए तो 1 से लेकर 7 तक जो होता है इसे हम लोग एसिड बोलते हैं। ओके, और 7 से लेकर अगर 14 तक की बात करें तो इसे हम लोग बेसिक बोलते हैं, या इसी को हम लोग एल्कलाइन बोलते हैं। ये क्या है आपका 7 वाला, ये आपका न्यूट्रल हो गया। जिसमें अगर एग्जांपल देखा जाए तो क्लीन वाटर की अगर हम लोग बात करें या प्योर वाटर की अगर हम लोग बात करें तो वो न्यूट्रल होता है। और बेसिक ये 14 तक जाता है और 1 से लेकर 7 के बीच में क्या है आपका एसिड है। तो जो एसिड रेन होता है इसकी जो pH वैल्यू, अगर pH वैल्यू की बात किया जाए तो एसिड रेन की जो pH वैल्यू है वो लगभग आपके 5.6 की रेंज में देखने को मिलती है। यानी यह एक तरीके का एसिड है, इसी वजह से जो बारिश होती है उसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं। तो एसिड रेन को हम लोग मैच कराते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मैच करेगा, ये तो नहीं करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से मैच करेगा, नहीं करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड से हाँ बिल्कुल करेगा। यानी एक को अगर हम 3 से मैच कराएं तो हमारे पास 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे, 1 और D। ओके, यानी ए वाला दोनों ये मैच कर गया है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इन्हीं ऑप्शन में डी को 1 से मैच करा दिया है। तो डी वाला यानी डिप्लीशन ऑफ ओजोन को अगर हम लोग 1 से मैच कराएं यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग CFC भी बोलते हैं, CFC। ओके, अब बचा क्या आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, स्मॉग क्या होता है, बेसिकली स्मॉग होता है आपका स्मोक यानी धुआं
प्लस फॉग से जो मिलके बनता है वो क्या होता है आपका स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग की अगर हम लोग बात करें तो ये अगर देखा जाए तो आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें आप ऑप्शन में देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बी को 4 से मैच करा देते हैं और ये कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, उसमें जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो जाता है जो कि ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है तो हमारे खून को काफ़ी विषैला बना देता है जो कि हमारे पूरे बॉडी को काफ़ी नुकसानदायक होती है। यानी सी को अगर हम 2 से मैच करा दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी का 2 कौन सा है, ये है। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपको समझ आए होंगे और ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा। ओके, और इसी तरह हम पूरे सीरीज को सारे सब्जेक्ट को PYQs के कराने के लिए मतलब प्रतिबद्ध हैं। बेसिकली मेरा मोटो ये है कि जितना भी PYQs आया है उनके सारे ऑप्शन को एक एक करके जितना डिटेल में हम लोग समझ सकते हैं उतना डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और PYQ, अरे माफ़ कीजिएगा, ये यूपी प्रीलिम्स जो है अब तो दिसंबर में चला गया है, लेकिन जो बाकी अदर स्टेट वाले एग्ज़ाम हैं वहाँ पे ये काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगा क्योंकि वहाँ भी यूपी PSC से संबंधित PYQs को रिपीट किया जा सकता है, वहाँ वालों का यूपी वाले भी करते हैं। तो बेसिकली जो PYQs हैं ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से इसे यूज करें। ओके, तो जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं आपको ये सारी सीरीज कंटिन्यू करके सॉल्व करने का या कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा और ये सीरीज भी आपको पसंद आ रही होगी। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के नए सवालों के साथ। ओके, यहाँ तक आप लोग बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।